हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन सक्सेस एकेडमी। मेरे प्यारे छात्रों एवं मित्रों, मैं सतीश आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले फिर से। तो यहाँ पर आज हम सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ सीएजी, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आज हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब केंद्र एवं राज्यों के बीच अगर किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास आपका मतभेद को अलग करने का या आप कह सकते हैं उस पर डिसीजन देने के अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। यानी कह सकते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 131 के अनुसार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बताया गया। अब अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की, तो यहाँ पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कहने का मतलब है राज्यों एवं केंद्रों के बीच में कोई मतभेद होता है, मतभेद होगा तब की कंडीशन पर उसका सुप्रीम कोर्ट उसका डिसीजन करेगा। ये व्यवस्था आपकी कहां बताई गई? भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 में बताया गया है। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 132 पर, तो यहाँ पर संवैधानिक मामलों में अपील, कोई भी संवैधानिक मामला होगा उस पर आप अपील कर सकते हो। ये कहां पे बताया गया? भारतीय संविधान का आर्टिकल 132। 132 क्या कहता है? संवैधानिक मामलों पर अपील करने का जो बताया गया है वो किसमें बताया गया? आपके आर्टिकल 132 में बताया गया। अब अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम सिविल मामलों में अपील किस आर्टिकल के अंतर्गत कर सकते हैं? तो वहां पर आर्टिकल 134 133 के अंतर्गत, आर्टिकल 133 के अंतर्गत कोई भी आपका सिविल मामलों पर आप अपील कर सकते हो। ये बताया गया है आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल 133 में। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपराधिक मामलों पर, तो आपराधिक मामलों पर आप कर सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 134 में। यानी आपराधिक मामले में कोई भी आपका आपराधिक से जुड़ा होगा 134 के अंतर्गत आपराधिक मामलों पर अपील कर सकते हैं। ये बताया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 134 में बताया गया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आगे, तो 136 में क्या क्या बताया गया? कुछ विशेष आपके जो है कुछ विशेष इजाजत के मामलों पर आप अपील कर सकते हैं। ये बताया गया भारतीय संविधान के 136 में। अब कहने का मतलब अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर भारतीय संविधान का आर्टिकल 136 क्या कहता है? विशेष
इजाजत मामलों पर अपील कर सकते हैं, ये बताया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 136 में। अब अगर हम बात करते हैं 136 137 में, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति प्रदान की गई है वो आपका कहां पे किया गया, भारतीय संविधान के आर्टिकल 137 में। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 137 क्या कहता है, जो न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है, वो कहां पर बताया गया है, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 137 में बताया गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ विशेष मामलों में रिट जारी करने के अधिकार दिए गए हैं, तो वो आपके आर्टिकल 139 में, यानी 139 में बताया गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 139 में कुछ विशेष मामलों में रिट जारी करने के अधिकार दिए गए। अब अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहली चीज की एक और आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वहां पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 में क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट से आपका राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, या आप कह सकते हैं कि सलाह ले सकता है। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 143 में क्या बताया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, बट मानने को बाध्य नहीं है, ये आपका बताया गया है। अब अगर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की हम सुप्रीम कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण आपके तथ्य बात करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश की बात करते हैं, तो वहां पर आपके कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के हीरालाल जी कानिया। उस टॉपिक पर मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। अगर आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला की बात करते हैं, तो प्रथम महिला फातिमा बीबी है। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करेंगे, तो प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। अब अगर हम दूसरे तथ्य पे बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रथम आपकी महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी थी। और उसके बाद सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, वाई बी चंद्रचूड़ का। यानी सबसे लंबा कार्यकाल की बात करते हैं यहाँ पर और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटा कार्यकाल, अगर बात करते हैं यहाँ पर कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे लंबा कार्यकाल,
तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका होगा? आपका वाईवी चंद्रचूड़, यानी आपका जो डी वाई चंद्रचूड़ के पिता का आपका जो सबसे लंबा कार्यकाल होगा वाईवी चंद्र वाईवी चंद्रचूड़ आपका क्या होगा? इनका जो है सबसे लंबा कार्यकाल होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे आपका जो छोटा कार्यकाल, तो सबसे छोटा कार्यकाल होगा कमल नारायण सिंह का, यानी सबसे छोटा कार्यकाल कमल नारायण सिंह का क्या होगा? सबसे छोटा कार्यकाल। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वर्तमान में आपका मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश होंगे। यानी कहने का मतलब है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश होंगे। इन्होंने 10 नवंबर 2024 को शपथ ली। अब अगर हम बात करेंगे, ये आपका जो है 51वे क्या होंगे? आपके 51वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और इन्होंने किसके स्थान पर लिया? तो आपका जो धनंजय वाई यशवंत चंद्रचूड़ के स्थान पर इन्होंने क्या किया? अपना स्थान लिया। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तब सबसे पहले चीज की यहाँ पर हम जानेंगे अगले टॉपिक पर कि तो सबसे पहली चीज की अगला टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम जानेंगे कि सीएजी कैग क्या होता है, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज इसके पद की बात करेंगे, तो इसका पद सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक के रूप में आपका जो है 1857 की क्रांति के पहले था। आपका जो कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति से आपका कैनिंग के द्वारा एक पद का सृजन किया गया था, जिसे आप महालेखा परीक्षक के रूप में जानते थे। और इनका आपका जो वर्क क्या होता था? ऑडिटिंग करना, या आप कह सकते हैं जो है नियंत्रण, जो भी आपके पैसे से संबंधित जो भी लेन देन थे उसको लेखा तैयार करते थे, ये आपका क्या होता था? वर्क होता था। और उसके बाद इसी पद को क्या कर दिया गया? आपका नाम बदल करके स्वतंत्र भारत का क्या रखा गया? आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में अब जाना जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस पद को सर्वप्रथम क्या किया गया? आप अगर बात करते हैं सृजन किया गया था, तो कब किया गया था? सृजन किया गया आपका 18 यानी 1557 की 1857 में किसके द्वारा? तो आप बता सकते हैं कैनिंग के द्वारा। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कैनिंग के द्वारा, जो इस पद का नाम था वो क्या था? महालेखा परीक्षक। अब अगर हम बात करते हैं महालेखा परीक्षक, तो सबसे पहली चीज की महालेखा परीक्षक का आपका कार्य क्या होता था? वो ऑडिटिंग करना, या आप कह सकते हैं आपकी जांच कार्य तैयार करना। और उसके साथ साथ यहाँ पर 3 आपके प्रेसिडेंसी थे, एक आपका बॉम्बे और दूसरा आपका मद्रास और तीसरा आपका कलकत्ता। उन सब पर निगरानी रखने का वर्क किसका होता था? तो ये महालेखा परीक्षक का आपका किसका किसका 3 आपके क्या थे उस समय? 3 प्रेसिडेंसी थे। यानी कहने का मतलब है कि 3 आपके प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी अब उसके साथ साथ अगर हम ये आप आगे बढ़ेंगे, तो क्या क्या 3 प्रेसिडेंसी थे? एक आपका कलकत्ता था, दूसरा आपका मद्रास था,
और तीसरा आपका बॉम्बे। तो इस तीनों प्रेसिडेंसी में महालेखा परीक्षक का वर्क था, वहां के लेखा तैयार करते थे, जो भी आपका वित्त से संबंधित या आप कह सकते हैं पैसों से संबंधित मामले होते थे, उनकी जांच और उनका विवरण तैयार करने का कार्य किसका होता था, वहां पर महालेखा परीक्षक का होता था। लेकिन उसके बाद क्या किया गया आपका, फिर से स्वतंत्र भारत के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद, यानी कह सकते हैं इसका नाम रद्द बदल दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रख दिया गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो सबसे पहली चीज की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है, भारत सरकार का जो है यहाँ पर धन का रक्षक। इसे आप कह सकते हैं धन का रक्षक के रूप में कौन जाना जाता है, तो सीएजी कैट जाना जाता है, या आप कह सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में। अब अगर हम बात करते हैं इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, इसका वर्णन आपके संविधान के आर्टिकल 148 में बताया गया। अब अगर हम बात करते हैं भाग में, तब भाग आपका 5 में बताया गया है, एक तो भारत का सीएजी होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसका वर्णन संविधान के भाग 5 में बताया गया है। अब अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो इसका वर्णन आर्टिकल 148 से 151 तक सीएजी के बारे में बताया गया है। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 क्या कहता है, अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 के अनुसार, 148 के अनुसार आपका सबसे पहली चीज की सीएजी की नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा सीओजी की नियुक्ति की जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति क्या करता है, सीओजी की नियुक्ति अपॉइंटमेंट करता है। अब उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं तो इनकी जो योग्यता होती है, सबसे पहली चीज की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, आर्टिकल 148 के अंतर्गत सीओजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर सीओजी की आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या होगी, या आप कह सकते हैं योग्यता क्या होगी, तो योग्यता आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष। यानी यहां पर आपने ये जाना कि सुप्रीम कोर्ट की के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है, वही योग्यता क्या होगी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होगी, या आप कह सकते हैं क्या कि अब अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता आपने पिछली क्लास में जाना कि वहां पर आपका कोई भी व्यक्ति 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज के रूप में रह चुका हो, या आपकी कंडीशन पर दूसरी कंडीशन थी कि 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में आपका वकील रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि से क्या हो, आपका कानूनी विधि का ज्ञाता हो, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो इनकी भी योग्यता आपकी क्या होगी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होगी। अब अगर आगे चलते हैं तो आगे हम जानेंगे कि इनको त्यागपत्र यानी इनका जो है टेन्योर क्या होता है, या आप कह सकते हैं कार्यकाल क्या होता है। अगर हम बात करते हैं कार्यकाल की, तो सबसे पहली चीज की कार्यकाल आपका होता है 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष, या आप कह सकते हैं कि 65 वर्ष
की आयु पूर्ण करने पर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि 62 वर्ष की एज पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाया गया, तो वो केवल 3 वर्ष तक कार्यकाल आपका कार्य पद धारण करेगा। उसके बाद उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी जो एज की बाउंड्री होगी वो कितनी होगी, 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कोई भी व्यक्ति आपका क्या कर सकता है, वहां पर सीएजी नहीं बन सकता, या उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर त्यागपत्र किसको देंगे, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। अब अगर हम बात करते हैं आगे कि त्यागपत्र तो राष्ट्रपति को देंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर कि शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या दिलाया जाएगा, शपथ भी दिलाया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपका शपथ के बारे में, और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि इनको पद से हटाया किस तरीके से जाएगा, यानी पद से हटाने की प्रक्रिया सेम आपकी है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वहां पर प्रस्ताव पारित करके, यानी एक आपका संसद के द्वारा आपका हटाया जाता है, बताया गया है। उसी तरीके से क्या आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के सब क्लास फर्स्ट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष इनको भी आपका क्या कर सकता है, हटाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पद से हटाना, तो सबसे पहली चीज की पद से हटाया जाएगा, इसका वर्णन आपका बताया गया है आर्टिकल 148 के सब क्लास फर्स्ट में बताया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आपका जो है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आधार पर, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सीएजी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आधार पर हटाया जा सकता है, यानी कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से आप किसको हटा सकते हो, यहाँ पर सीएजी को आप हटा सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं कि सीएजी को हटाने की प्रक्रिया आपकी सिमिलर है, किसके सिमिलर है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, तो उसका दो आपका आधार है, एक आपका साबित कदाचार या आप कह सकते हैं सिद्ध कदाचार, और उसके साथ साथ दूसरी आपकी असमर्थता के आधार पर संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। और वहां पर संसद में जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो लोकसभा में 100 व्यक्तियों के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और राज्यसभा में आपके 50 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और उसके साथ साथ 2/3 बहुमत भी प्राप्त होना चाहिए। तब क्या करेंगे लोग, आपका वहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटेंगे। और उसके साथ साथ उसी तरीके से आपको किसको हटाया जा सकता है, यहाँ पर आप हटा सकते हो, सीएजी को हटा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं वेतन की बात करेंगे आगे, तो यहाँ पर सैलरी की वेतन भी दिया जाता है वहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष। अब अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो सैलरी होती है वो वेतन कितना होता है,
50 लाख रुपीस। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर इनके वेतन के बारे में कहां पे वर्णन किया गया है, तो वर्णन आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में आपका क्या बताया गया वहां पर। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहली चीज की, यहां पर अगर हम बात करते हैं वेतन कहां से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से इनको सैलरी दी जाएगी। अब आगे चलते हैं, तो सबसे पहले चीज की शपथ का वर्णन आपका कहां पे किया गया, थर्ड शेड्यूल में किया गया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर वेतन का वर्णन कहां पे किया गया है, तो सेकेंड अनुसूची में बताया गया है। अब दिया कहां जाएगा, भारत की संचित निधि से। अब अगर आगे चलते हैं, तो योग्यता मैं आपको बता चुका हूं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब अगर उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 149 में क्या बताया गया है, सीएजी के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर आगे चलते हैं तो सीएजी के कार्य एवं शक्तियां, सीएजी के आपके वर्ग क्या होंगे और पावर्स क्या होंगे, इसके बारे में भारतीय संविधान का आर्टिकल 149 में बताया गया है। 149 में आपका बताया गया है सबसे पहली चीज की वर्ष के बारे में बताया गया, और उसके साथ साथ आपका पावर्स के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर अगर हम कार्य के बारे में जानते हैं, तो ये आपके सबसे पहली चीज की भारत सरकार के कार्य करते हैं और राज्य सरकार के कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑडिटिंग का कार्य और उसके साथ साथ आपका अकाउंटिंग का कार्य, यानी आपका लेखांकन का, और उसके बाद जांच करना, यानी आपका जो है परीक्षण करना, ये आपका क्या काम था, इसके कार्य थे। कब से कब तक, 1950 से लेकर के आपका 1976 तक। लेकिन 76 के बाद क्या कर दिया गया, उनसे लेखांकन कार्य से आपका क्या किया गया, वहां पर मुक्त किया गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम कार्य पर जानते हैं, तो ये सबसे पहले सीएजी का कार्य आपका क्या था, 1950 से लेकर के आपका 1976 तक। इनके दो कार्य थे, एक आपका जो है लेखांकन और दूसरा जांच करना, या आप अकाउंटिंग या आपका एडिटर का आपका जो वर्क था। और उसके साथ साथ अब क्या किया गया वहां पर 1976 से, यानी कहने का मतलब है कि 1976 से क्या किया गया, 1976 से इनकी जो है लेखांकन को कार्य को क्या किया गया, उनसे छीन लिया गया। यानी आप कह सकते हैं कि लेखांकन कार्य से मुक्त किया गया। यानी 1956 से लेखांकन कार्य से मुक्त कर दिया गया। अब अगर दूसरा कार्य जानते हैं, तो ये सबसे पहले चीज की भारत सरकार के अधीन आपका कार्य करते हैं। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं भारत सरकार के अधीन, तो सबसे पहली चीज की एक पद का सृजन किया गया था। वहां पर आपका जो है 1976 में एक नया पद बनाया गया, सीजीए, यानी आपका जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। यानी यहाँ पर एक आपका जो है पद बनाया गया है, जिसे आप क्या कहते हैं, सीजीए। सीजीए आपका जो कंट्रोलर आपका, उसके साथ साथ जनरल ऑफ अकाउंटिंग का एक पद सृजन किया गया, जहां पर ये आपके क्या करेंगे, भारत के सभी जो लेखांकन क्या आपके भारत सरकार के लिए, ये क्या करेंगे, भारत सरकार के जो भी लेखांकन के कार्य होंगे, उनकी क्या करेंगे भैया, उनकी जांच करेंगे।
और जांच जो करेंगे वो आपका किसके आधार पर होगा, वो आपका क्या बेस होगा, वहां पर पीएसी होगा। जो जांच करेगा वो आपका जो संसद पर आपकी जांच होगी, और पीएसी का मतलब आपका जो पब्लिक अकाउंट कमीशन, या आप कह सकते हैं वहां पर लोक लेखा समिति। तो अब इसी से जुड़ी आपकी एक होगी संसद पर, एक संसद के द्वारा एक समिति बनाई जाएगी, उसको आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति होगी, वो क्या करेगी, पूरे जो मुद्दा होगा उसके पैसे से रिलेटेड उसकी जांच करेगी। आगे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम जानेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 150 कहता, क्या कहता है, सीएजी के अपने जो है जो प्रारूप तैयार करती है, यानी राज्य सरकार के प्रारूप अलग तैयार करेगी और केंद्र सरकार के प्रारूप अलग तैयार करेगी। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 150 के अकॉर्डिंग आपका क्या बताया गया, सीएजी प्रारूप तैयार करता है। प्रारूप तैयार करता है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये प्रारूप तैयार करता है यहाँ पर भारत सरकार के, और उसके साथ साथ राज्य सरकार के। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं राज्य सरकार के अपनी जो प्रारूप तैयार करता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहले की भारतीय संविधान का आर्टिकल 151 क्या कहता है, यहाँ पर जो भी आपके कोई भी प्रतिवेदन या रिपोर्ट होंगी, तो रिपोर्ट आपकी राज्य सरकार की आपकी अलग तैयार होगी और केंद्र सरकार की आपकी अलग तैयार होगी, और उसको जो है किसको सौंपेंगे, तो वो आपको जो है राज्य सरकार के, आपका राज्यपाल के, और केंद्र सरकार के जो सौंपे जाएंगे वो राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। और वहां पर अगर आप बात करते हैं, राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेंगे और उसको संसद जो पेश करेगी उसकी जांच कौन करेगा, आपका जो लोक लेखा समिति करेगी। और उसी तरीके से राज्य सरकार के द्वारा जो भी आपका पेश, जो भी अपने रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करेगा सीएजी, उसकी किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, राज्यों के राज्यपाल के, और राज्यपाल उसको क्या करेंगे, उसको जांच के लिए अपने विधानमंडल में भेजेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर बताया गया भारतीय संविधान का आर्टिकल 151 क्या कहता है, रिपोर्ट के बारे में, या आप कह सकते हैं प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन जो तैयार किया जाएगा वो आपका दोनों अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेंगे। एक आपका किसका होगा, भारत सरकार का होगा, और दूसरा किसका होगा, राज्य सरकार का होगा। अब अगर हम बात करते हैं राज्य सरकार का प्रतिवेदन, तो राज्य सरकार का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देंगे। अब राष्ट्रपति के समक्ष आपका पेश करते हैं, और वहां पर कोई भी राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति संसद में पेश करेंगे, संसद में पेश करते हैं। और उसके बाद संसद में आपकी जांच कौन करता है, तो जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, वहां पर कौन सी, लोक लेखा समिति बनाई गई है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राज्यसभा में, तो राज्यसभा में प्रतिवेदन जो रिपोर्ट सीएजी तैयार करेगा वो किसके देगा, राज्यों के राज्यपाल को देगा। और राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल अपने रिपोर्ट को राज्य की विधान मंडल में पेश करेगा, और विधानमंडल में उसकी क्या होगी, आपकी जांच होगी। अब अगर हम यहाँ पर आगे चलते हैं, तो आगे हम जानेंगे कि यहाँ पर सबसे पहली चीज की प्रथम सीएजी के बारे में जानते हैं।
तो यहाँ पर आपका बताया गया है भारत का प्रथम सीएजी नरहरि राव, यानी कहने का मतलब आपका कौन थे? वी नरहरि राव थे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वर्तमान की सीएजी की, तो सबसे पहली चीज की वर्तमान सीएजी आपके अभी अगर बात करते हैं तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, लेकिन आज ही गिरीश चंद्र मुर्मू का क्या हो रहा है, वहां पर इनका समय कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसके स्थान पर संजय मूर्ति क्या होंगे? नए सीएजी होंगे। यानी कहने का मतलब है कि आज से आपके संजय मूर्ति नए सीएजी होंगे। अब ये स्थान किसका लिए है? तो इन्होंने स्थान लिया है किसका? आपका स्थान लिया है भैया तो गिरीश चंद्र मुर्मू का। यानी कहने का मतलब है कि इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया। अब उसके साथ साथ यहाँ पर आज का थोड़ा सा टॉपिक छोटा था और अगले टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि आज आर्टिकल 151 तक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में खत्म हुआ और उसके साथ साथ आगे हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो वहां पर हम भाग 6 के बारे में पढ़ेंगे और राज्यपाल के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री के बारे में और राज्यों के विधानमंडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक लिख के धन्यवाद।